हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के क्या क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है। और देखो करो क्या कि तुम लोग साथ साथ में पहले देख लो क्वेश्चन आंसर को ना, सुन लो, समझ लो। ठीक है। और उसके बाद फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, या फिर आप स्क्रीन को रोक के भी लिख सकते हो। ठीक। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उन्हें बताना कि हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे चैप्टर हो, पूरा पढ़ना डिटेल में, सब कुछ यहीं पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। सिर्फ क्लास 7 ही नहीं, 8B, 9B, 10B, है ना, हर क्लास का हमने यहाँ पे वीडियोस बना रखे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आज का। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट? किसको कहते थे फॉरेनर, है ना? अनजान लोगों को हम फॉरेनर बोलते थे पुराने जमाने में। तो चलो, इन द मिडेवल पीरियड अ फॉरेनर वाज अ स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। आपने चैप्टर में पढ़ा है ना? जो मिडेवल पीरियड था, उस जमाने में फॉरेनर किसको कहा जाता था? कोई भी ऐसा बाहर का बंदा, स्ट्रेंजर, है ना, अनजान आदमी, जो सोसाइटी, उस सोसाइटी का नहीं हो या उस कल्चर का नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेस्ट ड्वेलर वाज अ फॉरेनर टू अ सिटी ड्वेलर। ठीक। जो जो जंगलों में रहते थे वो सिटी के लोगों के लिए फॉरेनर थे। एक और चीज है, सोसाइटी का नहीं हो या कल्चर का नहीं हो। सोसाइटी का नहीं है तब तो 100%। फॉर एग्जाम्पल, आप साउथ इंडिया जाते हो उस जमाने में, ठीक, तो वो आपको फॉरेनर बोलते हैं। या फिर आपका कल्चर भी अलग है ना। फॉर एग्जांपल, बंगाल का कल्चर बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू यूपी बिहार, है ना। तो उनके लिए, बंगाल के लोगों के लिए यूपी वाले लोग फॉरेनर, और यूपी के लोगों के लिए बंगाल वाले लोग फॉरेनर थे। या फिर इधर आप देख लो, पंजाब का कल्चर बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज भी अलग है ना, खाना पीना भी उनका अलग है। तो उनका यूपी वालों के बीच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ। तो क्या बोलेंगे, यूपी के लोग उनको बोलेंगे फॉरेनर, वो इनको लोग फॉरेनर बोलेंगे उस हिसाब से। ठीक है। डबल पीरियड की बात कर रहे हैं हम, अब नहीं बोलते। सेकंड, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, है ना। अगर सेम ही विलेज में दो पीजेंट्स हैं, किसान रहते हैं, तो वो थोड़ी एक दूसरे को फॉरेनर बोलेंगे, इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। अब एक ही सेम विलेज में रहते हैं, ठीक है, किसान है दोनों, हो सकता है दोनों का रिलीजन अलग अलग हो, है ना, दोनों की कास्ट अलग अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं बुलाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का, एक सेकंड, मे बी वो मैं किताब निकालता हूँ, एक सेकंड। सेकंड ये हमें जाना पड़ेगा कहाँ? बुक पे जाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं बुक पे। आपके ये रही आपकी बुक। हाँ। और ये क्वेश्चन हम देखते हैं कौन से है। हाँ, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, तो ये यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है? वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। क्या ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। आपने पढ़ा हुआ है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 700 के बाद तो बहुत सारे हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड भी है ना, इंस्क्रिप्शंस भी भर भर के हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा क्या है? द मराठास एसर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मराठा जो थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को इस पीरियड में बढ़ाया था। कौन से पीरियड में? मिडेवल पीरियड में। ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि मराठा सही में इस पीरियड में काफी स्ट्रांग हो गए थे। थर्ड, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। अब जो ट्राइबल लोग थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, है ना, उन लोगों को फॉरेस्ट से बाहर धकेल दिया गया था, है ना, क्योंकि क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन हो रहा था। ट्रू है कि फॉल्स है ये? तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फिर लास्ट, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर, कश्मीर। बताओ, बलबन कंट्रोल कर रहा था आसाम, मणिपुर और कश्मीर। ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि बलबन का कोई कंट्रोल नहीं था आसाम, मणिपुर और कश्मीर पे। ठीक है। चलो, अब फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं हम। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर कैप्ट। क्या रखा जाता है आर्काइव्स में? आर्काइव में आपके
रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, और क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक, ये लिख के लाना चाहिए था मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स ना। चलो कोई नहीं, इस बार आप लोग कर लो, अगले चैप्टर से मैं सारा फिल इन द ब्लैंक्स लिख के लाया करूंगा। आर्काइव्स आर द प्लेसेस वेयर क्या क्या होता है, एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक, एक मैन्यूस्क्रिप्ट, एक ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स, ये तीनों चीज रहती है। डैश वॉज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। अब बहुत सारे लोग थे 14th सेंचुरी के लिखने वाले, बट आपकी बुक में किसके बारे में दिया हुआ है, बर्नी के बारे में, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जियाउद्दीन बर्नी वाज अ 14th सेंचुरी स्कॉलर। ठीक है, 14th सेंचुरी में बहुत सारे क्रॉनिकल थे, बट आपकी बुक के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, तो जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, तीसरा, अब देखो यहाँ पे कितने सारे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 गैप भरने आपने। वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग पीरियड्स दिस पीरियड। अब कुछ एक नए मिडेवल पीरियड में ना कुछ नए क्रॉप्स भी आए थे बाहर से, खास करके पुर्तगाली लोग लेके आए थे, आपने पढ़ा है चैप्टर में। तो कौन कौन से वो क्रॉप्स थे, वो क्रॉप थे आपके पोटैटो, चिल्ली, टी, कॉफी और कॉर्न। मैं फिर से बोल देता हूँ कौन कौन सा थे, पोटैटो, टी, कॉफी, चिल्ली और कॉर्न। ठीक है, ये सब चीजें कौन लाए थे, पोर्तुगीज लोग लेके आए थे। पोर्तुगीज से पोटैटो का पो हो गया, याद रखना, है ना, पोटैटो, टी, कॉफी, चिल्ली एंड कॉर्न। ठीक है, ये सारी चीजें कौन लाए थे, पोर्तुगीज लाए थे मिडेवल पीरियड में इंडिया में। ठीक है, चलो अगली बार से मैं ना पूरा ये लिख के लाऊंगा। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही बता दूं तो ठीक रहेगा, बट नहीं, मैं अगली बार से आपको ये पूरा रिटर्न में लिख के लाऊंगा अगले चैप्टर से। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। कौन सा पीरियड, मतलब मिडेवल पीरियड। आपके एग्जाम में हो सकता है लिख जाए दिस पीरियड नहीं लिखा हुआ होगा, मिडेवल पीरियड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपने पढ़ा है चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस आए थे, कौन कौन से चेंजेस आए थे बताइए आप, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो फिर चैप्टर देखते हैं भाई, आंसर देखते हैं। द न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट मेड देयर अपीयरेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड वर पर्शियन व्हील, जो इरिगेशन में यूज होता था, ठीक है, स्पिनिंग व्हील, वीविंग में यूज होता था, फायर आर्म्स, जो लड़ाई में यूज होता था, कॉम्बैट मतलब वार भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कॉम्बैट या वार, जो लड़ाई में यूज होता था। ठीक है, क्या क्या नई चीजें आई मिडेवल पीरियड में, मेनली आई तो बहुत सारी चीजें थी, बट ये मेन चीजें थी जिससे बहुत अंतर पड़ा है आपकी लाइफ पे। एक था पर्शियन व्हील, जो इरिगेशन में यूज होता था, स्पिनिंग व्हील, जो कपड़ों को बनाने में यूज होता था, है ना, वीविंग करने में, और तीसरा था फायर आर्म्स। फायर आर्म्स मतलब गोला बारूद, ठीक है, जिसको लड़ाई में यूज करते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन रोक के लिख लो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब दिस पीरियड बात बोल रहे हैं आप, मिडेवल पीरियड, दिस की जगह मिडेवल पीरियड याद रखो। तो मिडेवल पीरियड में कौन से ऐसे मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए थे, तो उस जमाने में जो मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए थे वो थे आपके, क्या, पहला, इन हिंदुइज्म न्यू डाइटीज वर वर्शिप्ड। अब इसमें क्या होने लग गया था, हिंदुइज्म में भी नए नए गॉड्स की पूजा होने लग गई थी, एंड टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय रॉयल्टी, और बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाए जा रहे थे राजा महाराजाओं द्वारा, रॉयल्टी मतलब राजा महाराजा। ठीक है, तो हिंदुइज्म में क्या हुआ, नए नए भगवानों की पूजा शुरू हो गई, बहुत सारे नए टेम्पल बनाए राजा महाराजाओं ने। ठीक है, द ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट डोमिनेटेड द सोशल ग्रुप। ठीक है, और सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेंट लोग कौन थे, प्रीस्ट थे, ब्राह्मण्स लोग थे, है ना, जो पूजा पाठ करते थे उनकी बहुत चलती थी सोसाइटी में। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सोशल ग्रुप्स। तीसरा क्या चेंज आया, रिलीजियस चेंजेस क्या थे, न्यू डायनामिक रिलेशनशिप गॉट डेवलप्ड अमंग ब्राह्मण्स एंड देयर पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स, न्यू रूलर्स। ठीक है, सर्चिंग फॉर प्रेस्टिज। अब क्या हुआ, आप देखते हो मिडेवल पीरियड में कौन आते हैं, गुप्ताज आते हैं, है ना, गुप्त आते हैं,
ऐसे ही साउथ में भी बहुत लोग आते हैं, चोल वगैरह आते हैं, हाँ, चोल आते हैं, पल्लव आते हैं, और आपका चालुक्यास वगैरह आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, कहीं ना कहीं कोई कुछ तो आपके थे कि हाँ चलो क्षत्रिय वंश से थे, कुछ लोग क्षत्रिय वंश से नहीं भी थे, जैसे गुप्त पीरियड का ही देख लीजिए, तो गुप्त लोग जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो लोग क्या थे, वैश्य थे। अब वो लोग जब अगर सोसाइटी में अपनी सत्ता चलाना चाहते थे तो उनको किसी का अप्रूवल तो चाहिए ना। अगर आप कहीं भी, अगर मान लो आप अपनी क्लास में ही बैठना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, अपने टीचर से अप्रूवल लेते हो ना, कि क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, है ना। तो किसी का अप्रूवल लेना पड़ता है ना। या आपको स्कूल से ही घर वापस जाना है, किसी काम से आपको याद आ गया कि आप, या आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप चाहते हो घर वापस जाओ, तो आप कैसे जाओगे, आप किसी की परमिशन लोगे तभी तो घर जा पाओगे ना। ऐसे तो नहीं जा सकते कि मन किया जी चल जाता हूँ। तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है किसी का। तो उसी जमाने में ऐसा ही था कि अगर राजा को राज करना था, है ना, अपनी जनता पे, तो किसी का तो अप्रूवल लग चाहिए होता था। तो अप्रूवल कौन देते थे, ब्राह्मण्स अप्रूवल करते थे। तो इस तरीके से ना ब्राह्मण्स, और जो जो भी सत्ता चाहता था, पैट्रन उनको बोलते हैं ना, जो सत्ता चाहते थे, पैट्रन, न्यू रूलर्स, तो उनको अप्रूवल के लिए ब्राह्मण से, अपने प्रेस्टिज के लिए ब्राह्मण से अप्रूवल लेना पड़ता था। इस तरीके से ब्राह्मण और उनके बीच में एक न्यू रिलेशन बन गया। ठीक है। द आइडिया ऑफ भक्ति मस्ट, अब क्या धीरे धीरे फिर क्या होने लग गया, भक्ति का आइडिया इमर्ज होने लग गया। भक्ति का आइडिया मतलब क्या, पहले जमाने में क्या होता था, पूजा पाठ बहुत ज्यादा होती थी, एक्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ हुआ करती थी पुराने जमाने में। तो लेकिन बाद में धीरे 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 एक भक्ति मोमेंट चलता है ना, आपने पढ़ा था। तो क्या होता था, वहाँ पे जो नए नए आपके धर्म गुरु आए, है ना, उन लोगों ने क्या किया कि आप इतना ज्यादा कर्म कांड मत क्या करो, है ना, रिलीजियस सैक्रिफाइसेस देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपली अपने भगवान का याद करो, भगवान का पूजा करो, अपने घर में करो, सिंपल तरीके से। ठीक है, अपना जो आपका बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, भगवान अपने आप खुश होंगे। और आप सिर्फ भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है सेक्रीफाइसेस करने का, अंधाधुंध का ब्राह्मण्स को वो देने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद हो गई। तो भक्ति का आइडिया मिडिवल पीरियड में ही मर्ज हुआ था। फिर और क्या चेंज हुआ, मुस्लिम रिलीजन एंड टीचिंग्स ऑफ कुरान वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और इसी पीरियड में आप देखते हो कि मुस्लिम्स इंडिया आते हैं, है ना। जब वो इंडिया आए, उन्होंने अपना रिलीजन फैलाया, है ना, टीचिंग ऑफ कुरान पढ़ी जाने लग गई, कुरान काफ़ी लोग पढ़ने लग गए, फॉलो करने लग गए, है ना। तो इस्लाम भी इंडिया में काफ़ी फैलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स थे जो मिडिवल पीरियड में हुए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर वाला, ये लिख लिया होगा आपने, और ये वाला भी लिख लो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, इन व्हाट वेज द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुत्व चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। जो हिंदुस्तान था, है ना, उस टर्म का मीनिंग कैसे चेंज हुआ ओवर सेंचुरीज, धीरे धीरे कैसे नाम, उसका मतलब कैसे बदल गया हिंदुस्तान का। तो क्या आंसर लिखोगे आप, ओवर टाइम द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड एज अंडर। अब देखो कई क्वेश्चंस था, मैं एकदम शॉर्ट में लिखे हुए हैं ना। देखो क्या होता है कि जब आप एग्जाम में लिखते हो आंसर्स, है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े आंसर लिखो। देखो मैंने एमए हिस्ट्री कर रखी है ना, तो मास्टर्स में हमारे तो क्वेश्चन 20-20 नंबर के आते हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का। तो आप सोचो उसमें क्या करते हैं लोग, पूरा 5-5, 6-6 पेज लिखते हो आंसर, ठीक है, आपके आंसर शीट के। लेकिन मैं कभी नहीं लिखता था ऐसे 5-5, 6-6 पेज के, मैं सिर्फ 2 पेज लिखता था, इससे ज़्यादा कभी नहीं लिख पाया मैं। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ क्वालिटी के आंसर लिखो, और मेरे नंबर तब भी उनसे अच्छे आते थे जो लोग 5-5, 6-6 पेज लिख के आते थे। ठीक है, उनसे मेरे अच्छे ही नंबर आते थे हमेशा, क्योंकि आपको शॉर्ट में ही एकदम टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनर के लिए। चाहे आप देखो आईएएस का एग्जाम दो, आपने पूछना किसी सीनियर से, कोई आईएएस का एग्जाम देता है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो उनको खाली पॉइंट लिखना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो ये नहीं कहते पूरी कहानी लिखो। ठीक, चलो, तो हिंदुस्तान टर्म कैसे चेंज हुआ। पहला, इन द प्रेजेंट टाइम द टर्म हिंदुस्तान इज अंडरस्टैंड बाय इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, एक ही बात है। 13th सेंचुरी में क्या था,
एक राइटर था मिनहाज सिराज, है ना, सिराज था नाम उसका, उसने सबसे पहले टर्म यूज किया था हिंदुस्तान टू डिनोट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड जमुना। ठीक है, जो मिनहाज सिराज था उसने क्या किया था, 13th सेंचुरी में किताब लिख रहा था वो, उसमें उसने ये वर्ड लिखा था हिंदुस्तान। तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान कौन सा था उस जमाने में, जो पंजाब है, पंजाब आज का हमारा वाला पंजाब प्लस पाकिस्तान, ठीक है, ये वाला पंजाब, जो पाकिस्तान पूरा था उसको लगभग लगभग हम लोग कहते थे क्या, पंजाब ही बोलते थे मेजर, और थोड़ा सा सिंध का एरिया भी था। ठीक, तो पंजाब प्लस हरियाणा, आज का हरियाणा जो है वो, और जो गंगा और जमुना के बीच की लैंड है पूरी, है ना, उस एरिया को पूरा, मतलब वेस्टर्न यूपी आप देख लो, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, मतलब पूरा यूपी। ठीक है, उसको हम कहते थे, और यूपी पूरा, लेकिन यूपी जो गंगा के पार का इलाका है वो वाला कंसिडर नहीं करेंगे, और जमुना से जो नीचे का इलाका वो भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उस एरिया को पूरा वो हिंदुस्तान बोलता है मिनहाज इससे राज, उस जमाने में उसने इसको माना था हिंदुस्तान। ठीक है, देयरफॉर द टर्म वाज यूज्ड इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो उस समय ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स जो अपना उनका एरिया था उस बारे में उसने लिखा था। ठीक, थर्ड, इन द 13th सेंचुरी में ये मतलब था उसका, और प्रेजेंट में तो हम पूरे इंडिया को कहते हैं हिंदुस्तान, है ना। 16th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद बाबर आता है ना, तो 16th सेंचुरी में बाबर जब अपनी बायोग्राफी लिख रहा था, ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था, तो उसमें वो फिर से वर्ड यूज करता है हिंदुस्तान, लेकिन इस बार वो क्या करता है, पूरा का पूरा इंडिया के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वो। और उसमें वो क्या लिखता है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखता है, यहाँ जो फौना है मतलब एनिमल्स जो रहते हैं उनके बारे में लिखता है, जो कल्चर है इंडिया का उसके बारे में लिखता है। ठीक है, तो बाबर पूरे इंडिया को कंसिडर करने लग जाता है, अपने कंसिडर करके लिखता है 16th सेंचुरी में। At some other place in history, great poem Amir Khusro used the word Hind in the similar context as Babur did. और अमीर खुसरो भी था, है ना। अमीर खुसरो कब था, अमीर खुसरो इनसे पहले था, बाबर वगैरह से तो पहले ही था। तो अमीर खुसरो भी क्या करता है, 14th सेंचुरी में था अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो वगैरह भी बाबर के तरह ही जो इंडिया आज का है हमारा उसको वो हिंद लिखता है। ठीक है, और उसका भी मतलब था पूरा सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पूरा इंडिया के बारे में आमिर खुसरो भी। तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान का मतलब, टर्म का मतलब चेंज होता रहा। ठीक, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड। अब देखो उस जमाने में भी बहुत सारी जातियां थी, आज भी बहुत सारी जातियां हैं, तो उस जमाने में जातियों का जो ये मसला था वो किस तरीके से उन लोगों ने कंट्रोल किया। तो द वे इन विच affairs of the jatis were regulated are as follow. पहला, jatis framed their own rulers and rules and regulations to manage the conduct of their members. जो जातिस थे वो लोग क्या करते थे, अपने ही रूल रेगुलेशन बनाते थे, ठीक, ताकि जो उनके मेंबर्स हैं वो उसको फॉलो करें। जाति पंचायत और द असेंबली ऑफ द एल्डर्स इन्फोर्स दिस रेगुलेशंस। और जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते थे, अब भाई उनको कोई तो देखेगा कि भाई रूल रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो क्या करते थे, उसके लिए जाति पंचायत होती थी। हाँ, बड़े बुजुर्ग होते थे वो लोग, वहाँ पे उनके सामने जो मामला होता था वो आता था, और फिर उसको जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया उसके हिसाब से वो उसको फॉलो करवाते थे, है ना। जाति ऑल्सो फॉलोड द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। अब एक तो हो गया जाति का अपना रूल एंड रेगुलेशन, है ना, लेकिन वो किसी गांव में भी तो रहते थे, उस गांव का भी एक सरपंच होगा, है ना, पंचायत होगी, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशन होंगे, है ना। तो उस रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करते थे जाति वाले। ठीक है, कैसे होता है, अब देखो इसका आप समझने का मतलब आप एक तरीके से देखो, एक होगा आपके घर के अंदर का रूल एंड रेगुलेशन होगा, है ना, मम्मी पापा आपको कहते हैं बेटा 8 बजे तक तेरे को वापस आ जाना है, हाँ 9 बजे तक खा पी लो, 10 बजे सो जाना है, बिल्कुल लाइट बंद कर देती है ना, सुला देती हैं। या फिर हो सकता है कभी होमवर्क वगैरह करना है तो आपको बोलेंगे कि करो, अभी करके सोना है, करके ही सोना होगा, होमवर्क आपको कंप्लीट करके ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना है। या टीवी इतने बजे से इतने बजे तक ही देख सकते हो। तो ये क्या है, आपके घर के अंदर के रूल एंड रेगुलेशन है आपके लिए, है ना। फिर क्या है, एक सोसाइटी का रूल एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आप अब शहर में रहते होगे तो सोसाइटी होगी, है ना, उस सोसाइटी में होगा कि भाई 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी किसी की, या गेट नहीं खुलेगा, हाँ,
आप बाहर नहीं खेल सकते हो, रूल एंड रेगुलेशन सोसाइटी के होंगे, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है। या आप देख लो आपके स्कूल के अलग रूल एंड रेगुलेशन हो, वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। घर के भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से था, जातिस क्या थी आपकी, समझो घर के रूल एंड रेगुलेशन, और विलेज क्या था, जो बाहर का रूल एंड रेगुलेशन है, स्कूल का रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, चलो, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। पैन रीजनल एम्पायर का क्या मतलब था, तो इसका मतलब समझते हैं, ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड देयर वाज इनॉर्मस डाइवर्सिटी अमंग द डिस्टिंक्टिव रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब देखो, मिडेवल पीरियड में क्या था, आज के जैसे हम सब एक नहीं थे, है ना, एक गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इंडिया की है। पहले जमाने में क्या था, हर कोई अपना अलग अलग रहता था, वहाँ के अलग अलग छोटे छोटे राजा होते थे, हाँ, सबका अपना अपना चलता था। तो ये कैसे हो गया, एक सेकंड, हाँ मैं इनको थोड़ा सा सही से कर दूं। तो अपना अलग अलग होता था मिडिल पीरियड में। ईच रीजन हैड इट्स ओन ज्योग्राफिकल डायमेंशन, ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखा ना, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, आप कहीं भी जाओ अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है। हर जगह के लोगों के अपना अपना थोड़ा थोड़ा कल्चरल चेंज होता है ना, अलग तरीके से रहते हैं, वो अलग तरीके से खाते हैं, बोलते अलग तरीके से हैं, है ना। और क्या था उस जमाने में, उनकी हर किसी की एक ज्योग्राफिकल लिमिट होती थी, वो लोग अपना इलाका मानते थे, वो वहीं रहते थे, नॉर्मली आते जाते नहीं थे कहीं बाहर। तो जब काफ़ी टाइम तक एक ही जगह आप रहो, तो फिर आपका एक अलग बन जाता है ना आइडेंटिटी। ठीक है, आपके भी कज़न वगैरह कहीं किसी और सिटी में रहते हों, हैं, तो आप देखो उनका और आप में थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, लैंग्वेज में और उनके खाने पीने में या कुछ और में, कुछ ना कुछ तो अंतर रहता है ना, आपने भी देखा होगा। ठीक, these regions were associated with specific ruling dynasties। और हो सकता है कि ये जो रीजन्स थे एक दूसरे से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि राजा एक ही था, है ना। तो लड़ाई वड़ाई होती थी, तो सिपाही जाते थे, है ना, हर गांव से भर्ती होते थे सिपाही, तो जाया करते थे, जैसे आज भी भर्ती होते हैं ना भाई आर्मी में। तो आर्मी में कहीं से भी जाते हैं, किसी भी गांव से जाते हैं, तो उसी तरीके से उस जमाने में भी था। लेकिन ये लोग जुड़े हुए एक दूसरे से किस लिए थे, क्योंकि रूलिंग डायनेस्टी की वजह से। देयर वाज अ कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। और कई बार क्या होता था, आपस में इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, हाँ, क्योंकि हर एरिया अलग अलग राजाओं के बीच में था, तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी हमेशा। ठीक है, देखो ये सारे आंसर्स लिखे हुए भी हैं, उसके बाद भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इंग्लिश से हिंदी में भी, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना, और आप अच्छे से समझ के फिर आपको ये याद रहे। Therefore, the empires that ruled or controlled such diverse region were called the pan-regional empires। ठीक, अब इसीलिए क्योंकि इतने सारे डाइवर्सिटी थी, है ना, और अगर कोई ऐसा अंपायर आए जो खूब बड़े रीजन पे राज करता हो, जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज हो, है ना, तो उस वजह से उसको बोला जाता था पैन रीजनल अंपायर। अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी कोई एक ही बड़ा राजा उनको राज करता हो, तो इसलिए उसको बोलते थे पैन रीजनल अंपायर। कौन कौन थे पैन रीजनल अंपायर्स, चोलास थे, खिलजी थे, तुगलक थे, मुगल्स थे, है ना। इन लोगों ने बड़े बड़े अंपायर बनाए, दूर दूर तक अंपायर बनाए इन्होंने अपना, है ना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ गया। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 9, चलो पढ़ते हैं फटाफट। What are the difficulties historians face in using manuscripts? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, टर्म व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन व्हाट वे हैज द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखो, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, लिखे हुए पुराने जमाने के हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे हुए। तो आज के हिस्टोरियंस जब उसको पढ़ना चाहें तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने में, तो देखते हैं। पहला,
मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर बैडली रिटन which is hardly ununderstandable which is hardly understandable ununderstandable नहीं होगा understandable। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, पहले जमाने में हाथों से लिखते थे, है ना, और हाथ से भी कैसे लिखते थे, इंक से लिखते थे। अब देखो इंक काफी लंबे टाइम के बाद ना फैल जाती है, ठीक, तो वो फैल जाने के बाद फिर उसको पढ़ ही नहीं सकते आप क्या लिखा हुआ था, है ना, तो इस चलते दिक्कत होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ने में। दूसरा, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ हैंडराइटिंग, historians are forced to guess what it is written। अब देखो हर किसी की राइटिंग अलग 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 होती है। अब हो सकता है कि आप समझ ही ना पाओ कि क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया। हाँ, अब हो सकता है किसी की आपने ली, है ना, आप अपने फ्रेंड्स की कॉपी लेते हो कि मैं उसकी कॉपी में से लिख लूंगा। अब होता है कई बार क्या होता है, आप उसने क्या लिखा आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, फिर आप उससे पूछते हो ना, अरे भाई ये क्या लिखा है तूने बता। बट आप सोचो, आप किसी हिस्टोरियन की किताब पढ़ रहे हो, हाँ, और वो तो बहुत पहले ही मर चुका है, वो है ही नहीं वहाँ, तो अब आप किससे पूछोगे, पता ही नहीं चल रहा यार क्या लिखा हुआ है इसने, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने एक दो लोगों को और दिखाया, किसी की समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप गेस करते हो शायद ये लिखा हुआ है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर देखो तीसरा क्या है, एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस सम स्मॉल चेंजेस व्हिच ग्रू ओवर सेंचुरीज। अब क्या हुआ, जो स्क्राइब्स होते थे पहले जमाने में क्या होता था, आज तो क्या है आपकी फोटोकॉपी मशीन आती है ना, आप फटाक से कोई भी किताब ले जाओ उसको फोटोकॉपी करा सकते हो, या प्रिंटिंग प्रेस है ना, किताबें फटाफट छप जाती हैं। पुराने ज़माने में तो था नहीं, तो आप क्या करते थे, अगर आपको एक किताब की दूसरी किताब बनानी है, कॉपी बनानी है, तो कुछ एक स्पेशलाइज्ड बंदे होते थे जिनका काम ही यही होता था कि दिन भर बैठ करके लिखते रहना, कॉपी बनाते रहना, है ना, एक किताब की दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, पांचवी कॉपी, ऐसा करके वो दिन भर किताब लिखते रहते थे, पूरी जिंदगी किताब ही लिखते रहते थे, उनका काम ही यही था, रखा हुआ था, उनको जॉब ही यही थी, किताब लिखते रहो बैठ करके, तो उनको स्क्राइब्स कहते थे। तो वो क्या करते थे, अब जो उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या करते थे, अपने हिसाब से कुछ उसमें स्मॉल चेंज कर देते थे, है ना, तो पहले स्क्राइब ने कुछ चेंज किया, अब देख लो, अब जब दूसरा वाला उसकी किताब को लिख रहा होगा 20 साल बाद, अब उसको भी उसकी कुछ राइटिंग समझ में नहीं आई, हाँ, तो उसने कुछ और लिख दिया। तो इस तरीके से आप देखो ओवर सेंचुरीज 100-200 साल में कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे ओरिजिनल कॉपी से, है कि नहीं, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। हिस्टोरियंस हैव टू डिपेंड, और जो स्क्राइब्स होते थे ना वो स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, वो तो बस लिखते रहते थे, है ना, कि अच्छा ये लिखा हुआ, ये लिख दूंगा लिख दूंगा लिख दूंगा लिख दूंगा। अब कुछ नहीं समझ में आया तो या तो वो छोड़ ही देते होंगे, है ना, और छोड़ दिया तो कैसे मतलब समझ में आएगा, या तो पूरा छोड़ दिया या तो फिर अपने हिसाब से जो आया वो लिख दिया उसने, तो कितने सारे चेंजेस हो जाएंगे। Fourth point, historians have to depend upon the copied version as the original manuscripts are rarely found। अब हमारे जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहास लिखने वाले लोग हैं, अब ओरिजिनल कॉपी तो मिलती नहीं है, ओरिजिनल बहुत ही रेयर चांस होता है कि मिल जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉपी वर्जन है ना, हमें सिर्फ उसी पे डिपेंड होना पड़ता है, और वो सही है गलत है उसी के हिसाब से आपको हिस्ट्री समझनी पड़ती है, और कई बार इसमें गलती भी होती है, ठीक है। चलो भाई फटाफट करते हैं थोड़ा सा और। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो पढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। अब हिस्टोरियंस जो है पास्ट को कई पीरियड में बांट देते हैं, है ना, अब जैसे हम ही पढ़ रहे हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, अभी हम मिडिवल पढ़ रहे हैं, तो कैसे बांटते हैं वो, और क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। वो क्या करते हैं, अलग अलग पीरियड को, अलग अलग जो हमारा पास्ट है उसको अलग अलग पीरियड में कैसे बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, है ना, इकोनॉमी कैसी थी, सोशल फैक्टर्स क्या क्या थे उस जमाने में, उसके बेस पे बांटते हैं, ठीक है। दूसरा, हिस्टोरियंस फेस मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल डिवाइडिंग द पास्ट इनटू पीरियड्स एज देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द मिडिवल पीरियड which can be called modern in the contemporary context। अब देखो क्या है, हर पीरियड में कुछ ना कुछ बेटर होता जा रही है टेक्नोलॉजी, है ना, तो एंशियंट को भी अगर आप देखो तो एंशियंट प्री एंशियंट से अच्छा था, है?
जब आग वाग नहीं थी, आग आई तो फिर एंशंट कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, मिडेवल पीरियड आया। मिडेवल के बाद, मिडेवल में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपने देखे हैं ना, और मिडेवल के बाद भी मॉडर्न आया जहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई, मशीन आ गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि मिडेवल में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था उस जमाने में भी, है ना, मिडेवल पीरियड में भी। तो इस चलते ये गलत है कहना कि हाँ भाई आप मॉडर्न अलग से कर रहे हो, बट स्टिल देन द पीरियड इज कॉल्ड मिडेवल एंड नॉट मॉडर्न। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न पास्ट इज फॉलोड बाय द मिडेवल पास्ट, है ना। और जो मॉडर्न कल्चर है आज का, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था मिडेवल पे बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि वहीं से तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके आगे आए हैं। तो ये डिफाइन कर पाना बहुत अजीब है। अब देख लो, आज से 10-20 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। हम्म, तो अब आप क्या बोलोगे, बिल्कुल ही, आज तो बिल्कुल ही दुनिया बदल गई है। हम्म, हर किसी के घर में मोबाइल फ़ोन है, कितना बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब मोबाइल भी छोड़ो, मोबाइल भी आ चुका था काफ़ी पहले, 10 साल पहले आ चुका था, बट नेट नहीं था वो उतना अच्छा। तो अब इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका है, 4G 5G आ चुका है, तो अब तो और भी बेहतरीन हो गया है। तो ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। तो अब हम क्या नाम दे दें इसको, न्यू मॉडर्न कर दें? तो बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए बांट पाना करेक्ट ये चीज़ है। चलो, कंपेयर either map 1 or 2 with the present day map of the subcontinent, listing many similarities and differences you can। अब या तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लो, या तो मैं ही बता दूं। चलो बता ही देता हूँ, यहाँ तक ले आया हूँ तो। कौन सा है मैप 1 एंड मैप 2? मैप 1 मैप 2 कौन सा, फटाफट देखते हैं भाई। कहाँ है मैप 1 मैप 2 आपका? ये रहा, है ना। ये आपका कौन सा है, मैप 3 है, ये तो 3 है। मैप 2 कहाँ गया भाई, तो 2 ही नहीं आया, 1 कहाँ से आएगा, ये है 2, है ना। ये तो 100 पे, हाँ ये मैप 2 लिखा हुआ है ना, ये मैप 2। और मैप 1 आपका ये वाला है। अब इसमें देख के तो पता ही नहीं चल रहा है इंडिया कहाँ है, कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है इंडिया का। इसको देख के कुछ तो समझ आ रहा है, हाँ चलो ये इंडिया का, साउथ इंडिया का पार्ट है, और ये श्रीलंका वगैरह है। तो वही आंसर में आता है ना। कोस्ट लाइन इज मोस्ट ऑलमोस्ट एज कर्व्ड एज इन द प्रेजेंट डे मैप, सेकंड वाले में, है ना। ये जो है सेकंड वाले में कोस्ट लाइन एकदम सेम टू सेम है जैसे आज का प्रेजेंट डे मैप में हम देखते हैं। नेम ऑफ द कोस्टल एरियाज आर ऑलमोस्ट सेम। इसमें जो कोस्टल एरियाज के नाम डाले हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बॉम्बे वगैरह जो लिखा हुआ है, ठीक है, कलकत्ता वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस शोन इन द मैप आर ऑल्सो मोस्ट करेक्ट। अगर इस मैप को और जूम इन करके आप देखोगे, ठीक, एकदम जूम इन करके देखोगे, तो इसमें कुछ एक जो एरिया की लोकेशंस है वो भी काफ़ी हद तक सही है, एग्जैक्ट है, ठीक है, काफ़ी हद तक। ये देखो अजमेर यहाँ पे लिया हुआ है ना, ठीक है, आपका अजमेर की लोकेशन। गुजरात, ये देखो गुजरात आज भी वही है ना। तो कुछ तो दिख भी नहीं रहा ढंग से। उड़िया लिखा हुआ, उड़ीसा इधर ही तो है, ये देखो उड़ीसा लिखा हुआ, तो उड़ीसा यहीं पे है आज भी। तो ये काफ़ी हद तक आज के प्रेजेंट डे मैप से मिलता जुलता है, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस क्या है फ्रॉम प्रेजेंट डे मैप, मैप 2 का? तो प्रेजेंट डे मैप इज कलर्ड एंड शोज वाटर कलर इन द स्काई ब्लू कलर, है ना। आज हम क्या करते हैं, जो ये वाला है पोर्शन, इसको हम ब्लू कलर के वाटर से दिखाते हैं ना पूरा, इसमें नहीं दिखा रखा होता, नहीं दिखाया हुआ था। प्रेजेंट डे मैप शो कोस्टल बाउंड्री एंड द सब कॉन्टिनेंट। जो प्रेजेंट डे मैप होता है उसमें कोस्टल बाउंड्रीज को और बेटर तरीके से दिखाया हुआ होता है, इसमें रफली दिखाया हुआ है ना। उस प्रेजेंट डे में एकदम एग्जैक्ट दिखाया हुआ था। प्रेजेंट डे मैप इज मोर एक्यूरेट एंड मच डिटेल्ड। इसमें उतना एक्यूरेट है पहले वाले के मुकाबले में, 1 के मुकाबले में, लेकिन उतना एक्यूरेट भी नहीं है जितना आज का प्रेजेंट डे मैप होता है, ठीक है। ये कुछ एक डिफरेंसेस थे आपके। अब आप देखो इसमें आगे का जो है, फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स। चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स, find out where records are kept in your village or city, who writes these records, is there an archive, who manages it, what kind of documents are stored there, what are the people who use it। अब देखो कुछ एक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ना, विलेज में भी रखे जाते हैं, सिटी में भी रखे जाते हैं। तो कह रहा है कि आप फाइंड आउट करो
फिर कहता है कि हु राइट्स दिस रिकॉर्ड, कौन लिखता है, क्या कोई आर्काइव है आपके यहाँ, कौन मैनेज करता है ना, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पे, और कौन लोग यूज़ करते हैं, आप बताओ इनको। तो ये आप खुद करो, आपके यहाँ क्या क्या है, मुझे कैसे पता होगा। थोड़ा सा हिंट आपको ये दे देते हैं कि रिकॉर्ड्स कौन कौन रखती है। गवर्नमेंट ओन्ड लाइब्रेरीज होती हैं, आर्काइव होती है, म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, वहाँ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। स्क्राइब्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट राइट्स द रिकॉर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आज भी स्क्राइब्स रखती है ना। वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैजेटर ऑफ इंडिया एक स्क्राइब है, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजर, कौन मैनेज करता है इसको, इन सबको, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड। तो डॉक्यूमेंट्स जो रोज के फंक्शनिंग के होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के हुए, पार्लियामेंट के जो हुए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं संभाल के, है ना। जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन पास होते हैं, विजिटर्स, वार, इलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे सारे रखे जाते हैं ना। इवन आपका जो रोज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, कितनी सारी पुलिस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, कितना कुछ रिकॉर्ड किया जाता है एक सोसाइटी में रोज का रोज। न्यूज़पेपर में कितनी सारी आपकी न्यूज़ आती हैं, वो भी रखी जाती है। फिर क्या करता है, कौन यूज़ करता है ये सब चीज़ों को, कौन यूज़ करेगा, हिस्टोरियंस यूज़ करेंगे, या तो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग यूज़ करते हैं, जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, रिसर्च करने वाले लोग, और एक होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये लोग यूज़ करते हैं इन रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेके कर लो काम अपना खत्म। ले लिया, ये नीचे वाले का भी ले लो। तो ये होता है आपका आज चैप्टर खत्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आज हमने खत्म कर दिया। अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।